पिछले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस पर फिर से ज़्यादा यूनिट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। अब थोड़ा सा एक बार उसको सुन के फिर से जो नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो F1 पीढ़ी में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम रेसेसिव कहते हैं। तो द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कंसिडर्ड एज डोमिनेंट एंड विच कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज रिसेसिव। कहने का अर्थ है कि जो अपना प्रभाव दिखाता है F1 जनरेशन में उसको हम प्रभावी कहते हैं, जो प्रभाव नहीं दिखाता उसको अप्रभावी कहते हैं। या मोनोहाइब्रिड एकल संकरण के लिए वैलिड है और एकल संकरण में इसको देखने को मिलता है, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है, अर्थात ये सभी जगह लागू नहीं है। कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो है, आज हम जो है मेरा टॉपिक जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है मेंडेलियंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बारे में नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो हम आज स्टडी करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी में बोलूं तो पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, और ये मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है? तो मेंडल इसका दूसरा नाम जो है वो प्यूरिटी ऑफ गैमीट है, लेकिन यह मेंडल का प्रथम नियम है। मेंडल साहब का यह प्रथम नियम है जो इनहेरिटेंस के लिए दिया गया था। तो मेंडल फर्स्ट लॉ में क्या है कथन वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे एक बात और है कि इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। कहने का अर्थ है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी है, इसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि इसका क्या कथन है वो देखते हैं। इसकी क्या कहती है इसकी थियरी? द एलील्स यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर जो भी होते हैं, जीन के जोड़े, वैकल्पिक जीन के जोड़े हम बोलते हैं, ऑफ ए जीन्स आर सेपरेट्स एंड randomly distributed during gametogenesis and get paired again in the offspring। कहने का मतलब है, इसका हिंदी में बता दूं तो क्या होता है कि युग्मक जनन, तो युग्मक जनन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है कहाँ वैलिड है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज ये कब ये पेयर कब सेग्रीगेट होता है, कब बदलता है विदाउट इट्स, अपने जो प्यूरिटी है, अपने शुद्धता को बिना खोए, वो कब चेंज होता है? गैमीट के युग्मकों के निर्माण के समय, और पुनः ऑफस्प्रिंग में एक साथ वो इकट्ठे दिखते हैं, एग्रांस पेयर हो जाते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। दूसरी वर्ड्स में पहले मैं एक और तरीके का मैं बताना चाहता हूँ। इन द हाइब्रिड यूनियन मेंबर में ऑफ एन एलील्स पेयर्स रिमेन्स टुगेदर विदाउट मिक्सिंग और डाइल्यूटिंग और एंटरिंग ईच अदर्स एंड दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि हाइब्रिड यूनियन में मेंबर, मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं कि दो एलील्स एक साथ होंगे, लेकिन वो गैमीट के निर्माण के समय दोनों बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, बिना एक दूसरे को चेंज किए हुए ही वो प्योर फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और कब? युग्मक के निर्माण के समय। और ये जो नियम है वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट, क्योंकि वो शुद्ध रूप से निकले हैं, इसीलिए इसको पृथक शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और यह पृथक्करण का नियम है क्योंकि उसमें अलग होता है। तो कहने का अर्थ है कि इसको अच्छे से मैं इधर बता रहा हूँ कि अब मेरे पास दो पेरेंट्स हैं, एक लंबा वाला टीटी और दूसरा क्या है? डार्क बोना। तो एक पेरेंट्स जो है वो क्या है? टॉल है, और दूसरा जो पेरेंट्स है यहाँ पे वो क्या है? वो डार्क है। और इस दोनों के जो मेंबर्स हैं वो इस तरीके से एक एक सेपरेट हो जाएंगे। तो ये क्या है? पेरेंट्स है, एलेलिक पेयर्स बोल सकते हैं इसको, एलेलिक इसको एलेलिक पेयर है। और ये क्या है? ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये इसके मेंबर्स हैं। क्या है ये? यूनियन मेंबर। क्या कहलाएंगे?
यूनियन मेंबर्स, ये दोनों यूनियन मेंबर्स क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन देगा, ये ऐसे बन जाएंगे, यानी कि ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड, यानी कि ये दोनों का इसमें जीन मिले हैं, इसलिए क्या है, हाइब्रिड है। तो कहने का मतलब है जब एलिलिक पेयर्स जब इसके एलिल्स एक एक मतलब हटते हैं तो यूनियन मेंबर जो ये आपस में यूनियन करके ये हाइब्रिड बनाता है। युग्मक के निर्माण के समय यदि बाद में ये हटते हैं तो वो इसी फॉर्म में ये कैपिटल टी स्मॉल टी के गुणों को चेंज नहीं करेगा, और ये स्मॉल टी जो डार्क वाला कैरेक्टर्स को दिखाता है वो कैपिटल टी को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये इसी के रूप में बाहर आ जाएंगे, ये स्मॉल टी के रूप में बाहर आ जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट। क्योंकि ये प्योर फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इसीलिए से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। चूंकि ये सेपरेट होते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिएगा, इन द हाइब्रिड यूनियन, किसी भी हाइब्रिड यूनियन में जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले जीन एक साथ आते हैं तो उसके जो मेंबर्स है उसके एलिलिक पेयर्स रिमेन्स टुगेदर, उसके एलिलिक पेयर एक ही जैसे होते हैं विदाउट मिक्सिंग, बिना एक दूसरे से मिले हुए या एक दूसरे से घुले हुए और उसी फॉर्म में, और वो क्या हो जाते हैं ड्यूरिंग किस समय, गैमेट के फॉर्मेशन के समय क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का पृथक, सेपरेट मतलब पृथक हो गए या सेग्रीगेट हो गए, इसे सेग्रीगेटिंग, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, या इसे मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहने का अर्थ है कि इसको इस तरीके से भी समझ लें कि एक अच्छा मतलब साफ सुथरा बच्चा है, दूसरा एकदम महिला कुचैला बच्चा है, दोनों एक साथ आते हैं और पुनः जब मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे को अच्छा वाला गंदे वाले को गंदा अच्छा करने की कोशिश नहीं करता और गंदे वाले अच्छे वाले को गंदे करने की कोशिश नहीं करता, दोनों एक अपने अपने वजूद में रहते हैं, जैसे भी एक जगह रहते हैं, और जब वो अलग होते हैं तो वो दोनों अपने कैरेक्टर में गंदा गंदे की तरह और अच्छे अच्छे की तरह क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं, यानी कि शुद्ध रूप में जो जैसा है उसी रूप में बाहर वो कब निकलते हैं, जब गैमेट्स के निर्माण होते हैं। तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। बड़ी बात है कि इसके नो एनी एक्सेप्शंस, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, कहूं तो ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यानी कि यह सभी जगह वैलिड है, और ये वैलिड सभी जगह पे है, यानी कि फर्स्ट लॉ में यानी कि मोनोहाइब्रिड के लिए वैलिड है, और यह मतलब इसका किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। तो अब हम जो लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको देख लेते हैं पुनः। थर्ड लॉ में हमने पढ़ लिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो है ये फोर्थ है, लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी का दूसरा नाम है मेंडल्स सेकेंड लॉ, इसको मेंडल का सेकेंड नियम भी कहते हैं। सबसे पहली बार जो इसको डिजाइन और किए थे वो उसका नाम है कॉरिन्स। तो कॉरिन्स ने सबसे पहली बार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को क्या किया था, डिजाइन किया था। दूसरा है ये इसका जो कथन है उस पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ two factors of each other separates independently of each other and of other factors at the time of गैमेट फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से जो ये दो जीन के जो कैरेक्टर्स के दो फैक्टर्स है जब एक साथ आते हैं तो स्वतंत्र रूप से वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, किसी प्रकार का उसमें वायलेशंस नहीं है, ये लॉ कहता है। दूसरी शब्दों में कब, गैमेट फॉर्मेशन के समय। दूसरे वर्ड में हम ये कहें दूसरे स्टेटमेंट में कि अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार एनी पेयर्स फैक्टर, जो कोई भी जोड़े कारक होते हैं, सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एनी अदर फैक्टर्स, यानी कि दूसरे फैक्टर से आसानी से अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं। इसे स्वतंत्र अभ्युहन का नियम भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ इसको कैसे समझते हैं। तो और दूसरी बात है कि यह किसके लिए वैलिड है, वैलिड
valid for dihybrid क्रॉस। ये किसके लिए वैलिड है? डायहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस के लिए ये वैलिड है। कहने का अर्थ यहाँ पे समझते हैं कि ए बी, ऐसे ही समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा, ए बी एक साथ है और बी दूसरा है सी डी एक दूसरा, ये दोनों साथ है। तो ये एक जोड़ा है और ये दोनों, ये दो फ्रेंड है और ये दोनों फ्रेंड है। मान लीजिए किसी भी जगह पे ओकेजन पे जाते हैं तो एक का मन है कि हम उस ओकेजन में जाएं, बी का सी का भी मन है जाए, और न तो बी का मन है जाने का और न डी का मन है जाने का। तो ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बी ए से अलग हो जाएगा और सी डी से अलग हो जाएगा, और ये दोनों उस ओकेजन पे शामिल नहीं होंगे। यानी कि किसी प्रकार का बाइंडेशन नहीं है कि ए बी के साथ हो, है ना, और सी डी के साथ हो। जिस या स्वतंत्र रूप से वहां से क्या हो सकता है, इस चीजों को खत्म कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो ये स्वतंत्र विभजन का जो नियम है, ओनली वैलिड फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस, ये डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए तो वैलिड होता है। कहने का अर्थ है ये भी नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इसी का जो वायलेशन एक्सेप्शन है वो लिंकेज है, संलग्नता है। जब ये दोनों एक दूसरे से काफी बाइंडेड होंगे तो मन नहीं रहते हुए भी ये इसके साथ जाना पड़ता है, ये लिंकेज है। वहां पे हम लिंकेज के टॉपिक में इसको डील करेंगे। तो ये भी यूनिवर्सल नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है, बस यूनिवर्सल कौन है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, याद इनमें दो तीन चीज याद रखना है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लॉ सेकंड लॉ, मेंडल सेकंड लॉ कहते हैं। दूसरा बात याद रखना है कि ये जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है, इसका एक्सेप्शन जो है वो लिंकेज है। दूसरा चीज याद रखना है इसमें कि ये जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड है। ये सब चीजों को रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं। थैंक यू।